Assalamualaikum class. I am your chemistry teacher Rabia and today we will discuss some concepts of Bohr's atomic theory. आपने अपने लास्ट लेक्चर में रदरफोर्ड को स्टडी किया था और जब आपने पूरा उसका एक्सपेरिमेंट स्टडी किया तो आपने एंड में देखा कि रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के दो डिफेक्ट्स थे। अब उन डिफेक्ट्स को माइंड में रखते हुए एक साइंटिस्ट था नील बोहर, जिन्होंने बोहर्स एटॉमिक थ्योरी को प्रेजेंट किया था। बोहर्स एटॉमिक थ्योरी की बेस क्या थी? वो थी मैक्स प्लैंक की एक थ्योरी विच इज़ नॉन एज अ क्वांटम थ्योरी। अब यहाँ पर क्वांटम थ्योरी क्या है? क्वांटम थ्योरी हमें बताती है कि एनर्जी डिपेंड्स ऑन बेसिकली द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। ठीक है, जितनी एनर्जी होगी उतनी ही ज़्यादा फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट होगी। अगर फ्रीक्वेंसी कम हो रही है तो एनर्जी भी कम होगी, अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो रही है तो एनर्जी भी ज़्यादा होगी। मीन्स इन दोनों का एक डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि क्वांटम क्या है। बच्चे यहाँ पर पूछते हैं कि मिस व्हाट इज़ क्वांटम? क्वांटम मीन्स फिक्स्ड एनर्जी। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक शेल है, शेल नंबर 1 और शेल नंबर 2। लेट मी ड्रॉ है ताकि आपको मज़ीद क्लियर हो जाए ये कॉन्सेप्ट। ओके, ये हम लोग के पास न्यूक्लियस, ये मैं शेल्स ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको बताने लगी हूँ कि फ़िक्स्ड एनर्जी का मतलब क्या है। फॉर एग्जांपल ये शेल नंबर 1 है और ये है शेल नंबर 2। यहाँ पर फिक्स्ड एनर्जी मीन्स कि इन दोनों की जितनी एनर्जी है वो फिक्स रहेगी, हमेशा कभी भी चेंज नहीं होगी। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पर आपको सपोज़ करने के लिए बता रही हूँ, इसका कोई मतलब हम लोग के पास अभी वैल्यू नहीं है आपके सिलेबस में, तो इसलिए मैं सिर्फ सपोज़ कर रही हूँ यहाँ पर कि यहाँ पर जो सेकंड शेल है इसकी एनर्जी है 100 जूल्स और जो फर्स्ट शेल है उसकी एनर्जी है 40 जूल्स। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा कि अगर एक इलेक्ट्रॉन जो कि सेकंड शेल में प्रेजेंट है उसने फर्स्ट शेल के अंदर अगर जंप करना है तो उसको कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा या एमिट करेगा। अब यहाँ पर वो एक चीज़ क्लियर होगी, हम लोग के पास एक इक्वेशन आती है डेल्टा ई इज़ इक्वल टू E2 माइनस E1। हमने शेल नंबर 2 की एनर्जी को शेल नंबर 1 की एनर्जी से माइनस करना है और जो उसका डिफरेंस आएगा ना, उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है एक इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब या एमिट करेगा अपने शेल को चेंज करने में। ठीक है, आपके यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए। सबसे पहला ये कि जो हर शेल की जो एनर्जी है वो फिक्स रहेगी, हमेशा कभी भी चेंज नहीं होगी। दूसरा ये कि अगर एक इलेक्ट्रॉन ने अपना शेल चेंज करना है तो जो दोनों शेल्स का डिफरेंस होगा, एनर्जी डिफरेंस होगा, उतनी अमाउंट की एनर्जी उसने रिलीज़ या एब्जॉर्ब करनी है, फिर ही वो अपना शेल जो है चेंज कर सकेगा। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग के पास आते हैं कुछ असम्पशन जो बोहर्स मॉडल की थी, यानी कि जो बोहर ने जो स्टडी करते हुए मॉडल को आपने जो है वो बताई थी। सबसे पहले ये थी कि जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है ना एक एटम के अंदर, वो कभी भी एनर्जी को एब्जॉर्ब या इमिट नहीं करते। मीन्स जब तक एक इलेक्ट्रॉन अपना शेल चेंज नहीं करता तब तक वो कोई भी एनर्जी को एब्जॉर्ब या इमिट नहीं करेगा। मीन्स कि फिर कोई भी एनर्जी चेंज नहीं आएगा। सेकेंडली कि जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन होते हैं, मींस के जो इलेक्ट्रॉन एक शेल में रिवॉल्व कर रहा है उसकी एनर्जी जो है वो क्वांटाइज्ड है, क्योंकि जिस शेल के अंदर वो रिवॉल्व कर रहा है उसकी भी एनर्जी क्वांटाइज्ड है। दिस इज़ बेसिकली अकॉर्डिंग टू बोहर्स थ्योरी। ठीक है, तो आप लोगों ने इसको बोहर्स थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको स्टडी करना है कि बोहर्स ने ये बताया था कि जो हम लोग के पास एनर्जी लेवल्स हैं, जिसको एनर्जी लेवल जो उसने शेल्स को एनर्जी लेवल्स कहा था, उसने कहा था कि इनकी भी एनर्जी जो है वो क्वांटाइज्ड है और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी भी एनर्जी क्वांटाइज्ड होगी। ठीक है, उसके आगे ये स्ट्रक्चर आगे हम लोग के पास यहाँ पर आप लोग की बुक के अंदर भी ये डायग्राम दी हुई है। ये n इज़ इक्वल टू 1 and 2 and 3 मीन्स के ये नंबर ऑफ़ शेल्स बताए हुए हैं यहाँ पर, और ये सेंटर इज़ द न्यूक्लियस, और यहाँ पर एनर्जी एमिट और एब्जॉर्ब की भी आपकी बुक के अंदर जो है वो ज़्यादा फोकस डायग्राम ड्रॉ हुई हुई है। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट आगे मैं थोड़ा सा ड्रॉ करके आपको बता दूँगी। नेक्स्ट बात करते हैं जो अब पोस्टुलेट्स की। अब जहाँ पर जो अजम्पशंस थी वो तो क्लियर हो गई। अब हम यहाँ पर बात करने लगे हैं जी पोस्टुलेट्स उसने क्या क्या प्रेजेंट किए थे। सबसे पहला पोस्टुलेट उसने ये बताया था कि जो हाइड्रोजन एटम है ना, उसका जो न्यूक्लियस होता है ना वो बहुत स्मॉलर इन साइज़ होता है, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो एक सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर जो है वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं।
यहाँ पर जहाँ पर बात आई है सर्कुलर की, इट मीन्स कि एक सर्कल, जैसे हम लोग मैथ्स में पढ़ते हैं कि एक सर्कल है, उसका हम लोगों ने उसका एक रेडियस डेफिनेट होता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक बहुत डेफिनेट सी बात है कि सर्कुलर ऑर्बिट का है तो इसका रेडियस भी होगा। अब यहाँ पर उसने एक बहुत सिंपल सी बात कर दी है कि जो हाइड्रोजन है उसका जो न्यूक्लियस है वो बहुत ज़्यादा स्मॉलर इन साइज़ है, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वन सर्कुलर ऑर्बिट में उसके अराउंड जो है रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड जो इसका पोस्टुलेट है वो है कि जो हर ऑर्बिट है उसकी एनर्जी वो फिक्स्ड है, क्वांटाइज्ड है, उसकी एनर्जी कभी भी चेंज नहीं होगी। दिस इज़ बेसिकली अकॉर्डिंग टू बोहर्स थ्योरी। आप लोगों ने इसको बोहर्स की थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से लाजमी स्टडी करना है, इसको बहुत ध्यान से आपने समझना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अब यहाँ पर थर्ड जो पोस्टुलेट है उसमें वो बता रहे हैं कि एज लॉन्ग एज द इलेक्ट्रॉन रिमेन्स द पर्टिकुलर ऑर्बिट इट डज नॉट रेडिएट और अब्जॉर्ब एनर्जी। जब तक एक इलेक्ट्रॉन अपना शेल जो है वो चेंज नहीं कर रहा, तब तक उसके में कोई एनर्जी डिफरेंस नहीं आएगा, और ना ही वो कोई एनर्जी को रिलीज़ करेगा, ना ही वो कोई एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा। The energy is emitted or absorbed only when an electron jumps from one orbit to another। अब यहाँ पर एक कंडीशन दे दिया है कि जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी चेंज है, यानी कि जो एनर्जी चेंज आ रहा है डेल्टा ई, तब आएगा जब एक इलेक्ट्रॉन अपनी शेल से या तो लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जंप करेगा या तो हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करेगा। मीन जब तक इलेक्ट्रॉन अपना शेल चेंज नहीं करेगा तब तक एनर्जी डिफरेंस नहीं आएगा, तब तक उसकी एनर्जी क्वांटाइज्ड रहेगी, मीन्स फिक्स्ड रहेगी। उसके बाद फोर्थ इसका पोस्टुलेट है व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट। जब एक इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट की तरफ जंप करता है, इट एब्जॉर्ब्स एनर्जी, ये अपने अंदर एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। फॉर एग्जांपल जो लोअर ऑर्बिट है उसकी एनर्जी है 40 जूल और जो हायर ऑर्बिट है उसकी एनर्जी है 100 जूल। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 60 जूल्स ऑफ एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब करेगा और फिर वो अपना जो है शेल चेंज करेगा, हायर ऑर्बिट में जाएगा। साइमल्टेनियसली जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट की तरफ, तो वो एनर्जी को रेडिएट करता है, मींस एमिट करता है। वही वाली एग्जांपल दूंगी। फॉर एग्जांपल सेकंड शेल की एनर्जी जो है वो है 100 जूल और जो फर्स्ट शेल है उसकी एनर्जी है 60 जूल। अब यहाँ पर क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो 40 जूल्स ऑफ एनर्जी जो है वो इमिट करेगा, रेडिएट करेगा, ताकि वो अपना जो है शेल चेंज कर सके। अच्छा जी, जो ये एनर्जी का चेंज आ रहा है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा ई से, और डेल्टा ई इज इक्वल टू E2 माइनस E1। E2 हेयर इज द एनर्जी ऑफ द सेकेंड शेल, E1 हेयर इज द एनर्जी ऑफ द फर्स्ट शेल, और डेल्टा ई इज इक्वल टू द एच वी। एच इज़ नोन एज अ प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू आप लोग की बुक के अंदर दी हुई है 6.63 इंटू 10⁻³ जूल सेकेंड्स, ठीक है। वी इज़ बेसिकली द फ्रीक्वेंसी यहाँ पर। अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बहुत कॉमन सी बात है, इट इज़ बेसिकली नंबर ऑफ़ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। ये एक बहुत बेसिक सी डेफिनेशन है कि कितनी रेडिएशन एक सेकेंड के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो इमिट कर रहा है। ओके, अब यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको थोड़ा सा दे देती हूँ, थोड़ा सा इससे हट कर है, वो ये है कि फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन ने जंप किया है हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट। हायर ऑर्बिट की एनर्जी थी 100 जूल, लोअर ऑर्बिट की थी 40 जूल, ये हमने सिर्फ सपोज किया हुआ है, ठीक है। अब उसमें यहाँ पर एनर्जी डिफरेंस कितना आया है, 60 जूल्स का आया है, ठीक है। अब क्या होगा कि अगर 60 जूल्स का आया है ना, तो जो इलेक्ट्रॉन ने थ्री रेडिएशंस को जो है वो रिलीज़ करना है, थ्री रेडिएशन रेडिएट करनी है, और जो हर रेडिएशन होगी ना उसकी एनर्जी होगी 20 जूल। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा ड्रॉ करके भी बता देती हूँ बच्चों, इधर से ये देखें, यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये एक मैं स्ट्रक्चर सा ड्रॉ करती हूँ, ठीक है। यहाँ पर है ये सॉरी न्यूक्लियस है यहाँ पर सेंटर में। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पर आपको बता रही थी कि ये है सेकंड शेल, यहाँ पर 100 है, यहाँ पर है 40, हम लोगों के पास डिफरेंस आया है 60 जूल्स का, 60 जूल्स का डिफरेंट आया है डिफरेंस। उसके अंदर क्या होता है कि अब यहाँ पर मैं आपको जो ये मैंने फ्रीक्वेंसी का बताया है कि नंबर ऑफ़ वेव्स पास करेंगी, उसमें ये है कि 60 जूल्स है ना। अब जो इलेक्ट्रॉन है ना 3 रेडिएशंस को एमिट करना है,
3 रेडिएशन इस तरह से एमिट करनी है उसने। और इसका क्या होगा कि 3 मीन्स कि जो एक रेडिएशन, जो ईच रेडिएशन है ना, इसकी जो एनर्जी होगी वो होगी 20 जॉल। इसलिए यहाँ पर उसने 3 जो है रेडिएशंस को एमिट करना है। यहाँ पर जो है 3 नंबर ऑफ वेव्स जो है वो पास कर रही हैं। बेसिकली ये एक थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट था, लेकिन ये थोड़ा समझाना था बच्चों को, तो इसलिए फिर मैंने यहाँ पर इस तरह से आपको एक छोटा सा बता दिया है कि यहाँ पर वी का क्या मतलब है। वी इज़ बेसिकली फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं लास्ट पोस्टुलेट की, जो कि है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा उन ऑर्बिट्स में जिनका फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम होगा। फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम, अच्छा आप लोगों ने लीनियर मोमेंटम तो स्टडी किया होगा, विच इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, अब एंगुलर मोमेंटम जहाँ पर आता है, एंगुलर मींस के जो हम लोग कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉन जो सर्कल में, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते ही सर्कल में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन सर्कल में मूव कर रहे हैं तो सर्कल का एंगुलर मोमेंटम होता है, क्योंकि उसके अंदर हम लोगों के पास होता है रेडियस। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि जिस भी ऑर्बिट का फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम होगा, इलेक्ट्रॉन उसके अंदर ही रिवॉल्व करेंगे। अब आप लोगों की बुक के अंदर भी ये चीज़ मेंशन की हुई है कि जो एक फार्मूला से दिया हुआ है, विच इज़ mvr इज इक्वल टू एन एच डिवाइडेड बाई 2 पाई। अब यहाँ पे जो n है आपकी फार्मूले में, वो है नंबर ऑफ शेल्स और ऑर्बिट्स। वो 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 एंड सो ऑन। h इज़ बेसिकली द प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जॉल सेकेंड्स। उसके बाद 2 पाई, 2 हम लोग के पास अंडर रूट से बात है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। पाई हम लोगों के पास पता है 22/7 होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए जिसके नंबर पूछें कि जी वो जो सेकंड शेल है उसकी, या जो सेकंड ऑर्बिट है उसकी, आपने जो है एंगुलर मोमेंटम को फाइंड आउट करना है, तो आप लोगों ने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है, mvr इज़ इक्वल टू एन एच डिवाइडेड बाई 2 पाई, और आप लोगों ने सारी वैल्यूज़ को पुट कर देना है और आप लोगों के पास एंगुलर मोमेंटम उस एक स्पेसिफिक ऑर्बिट का आ जाएगा। अब यहाँ पर आप लोगों को, यहाँ पर होता है ख़त्म हम लोगों का बहुत से एटॉमिक मॉडल, लेकिन आगे एक डिफरेंस सा दिया हुआ है रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी का और बहुत एटॉमिक थ्योरी का, जो कि इम्पॉर्टेंट है। अच्छा जी, रदरफोर्ड आप लोगों ने पहले पढ़ लिया है, लेकिन अब हम थोड़ा सा उसका, इन दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं ताकि एक कॉन्सेप्ट जो है वो रिवाइज हो जाए। रदरफोर्ड की जो थ्योरी थी उसकी बेस थी क्लासिकल थ्योरी, और जो बोहर्स एटॉमिक थ्योरी की बेस थी क्वांटम थ्योरी, जो कि अभी अभी मैंने आपको बताई है कि क्वांटम थ्योरी बेसिकली है क्या। उसके बाद जो सेकंड डिफरेंस इनमें आता है रदरफोर्ड और बोहर्स एटॉमिक में, उसमें आता है कि उसमें रदरफोर्ड ने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है, इसके अंदर उसने कोई किसी ऑर्बिट्स और इस तरह का कुछ भी स्टडी नहीं किया था, कोई जिक्र नहीं था ऑर्बिट्स का। लेकिन बोहर ने ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन द ऑर्बिट्स ऑफ फिक्स्ड एनर्जी। मींस के जो रदरफोर्ड था उसने क्वांटम एनर्जी यानी कि क्वांटाइज्ड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं दिया था, फिक्स्ड एनर्जी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। और जो बोहर था उसने बहुत क्लियरली अपनी बेस ही उसने जो है फिक्स्ड एनर्जी वाले कॉन्सेप्ट को बनाकर उसने स्टडी किया था। उसके बाद थर्ड है कि रदरफोर्ड ने ऑर्बिट्स का कुछ भी आइडिया हम लोगों के साथ इंट्रोड्यूस नहीं करवाया था, और जो बोहर था उसने बताया था कि जो ऑर्बिट होगा उसका एंगुलर मोमेंटम होगा, और जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उन्हीं ऑर्बिट के अंदर सर्कुलेट या रिवॉल्व करेंगे जिनका एंगुलर मोमेंटम जो है वो फिक्स्ड होगा। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एक सर्कल का रेडियस और उसकी फ्रीक्वेंसी और उसके मास का प्रोडक्ट होता है, विच इज़ नॉन एज द एंगुलर मोमेंटम। linear momentum is basically the product of mass and velocity। उसके बाद हम बात करते हैं रदरफोर्ड के एक और जो डिफरेंस में, वो ये था कि एटम प्रोड्यूस करेगा कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। ठीक है, लेकिन कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम क्या होता है? कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम ये होता है कि जब कलर्स की जितने भी लाइट्स के जो कलर्स के जो हम लोग के पास लाइंस आई हैं वो सारी मर्ज हो जाएंगी। ठीक है, कोई भी डिफ्रेंशिएशन उनमें नहीं रहेगी, कोई भी बाउंड्री नहीं रहेगी, और वो सारी जो वेवलेंथ्स आई हैं, जो हम लोग के पास वेव्स आई हैं लाइट की, वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनाएंगी और एक बहुत कंटिन्यूस सीरीज़ में सारे कलर शो हो रहे होंगे, कोई डिफरेंस नहीं होगा। इसके अलावा जब हम बोहर्स में बात करते हैं तो उन्होंने बताया था कि जो एटम्स हैं वो प्रोड्यूस करेंगे लाइन स्पेक्ट्रम।
अब लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है कि लाइन स्पेक्ट्रम में फॉर एग्ज़ाम्पल 2 लाइन्स जो हैं वो रेड की हैं, 2 लाइन्स येलो की हैं, तो रेड और येलो की लाइन्स के दरमियान एक ब्लैक बाउंड्री होगी जो हमें एक थोड़ा-सा डिफरेंस बता रही होगी कि ये 2 जो हैं ये रेड की लाइन्स हैं और जो दूसरी 2 हैं वो येलो की लाइन्स हैं। इसलिए हम इसको लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं, क्योंकि इनके दरमियान एक बाउंड्री प्रेज़ेंट होती है, ठीक है? जो कि क्लियरली डिफरेंशिएट कर रही होती हैं बिटवीन 2 वेव्स, ठीक है? बिटवीन 2 वेव्स ऑफ लाइट जो कि हम लोगों को स्पेक्ट्रम में मिलते हैं। उसके बाद जो रदरफोर्ड ने ये बताया था कि जो एटम है वो कोलैप्स कर जाएगा। अब उसने हमें पता है कि उसने क्यों कहा था। ये उसकी डिफेक्ट में ये बात थी कि इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि चार्ज पार्टिकल है, तो उसने कहा था कि वो चार्ज पार्टिकल है तो वो या तो एनर्जी को रिलीज़ करेगा या तो वो एनर्जी को जो है वो अब्ज़ॉर्ब करता रहेगा, और वो बार बार एनर्जी को इमिट और अब्ज़ॉर्ब कर करके उसकी एनर्जी जो है वो ख़त्म होती जाएगी, वो वीक होता जाएगा। और क्या होगा अल्टीमेटली कि वो न्यूक्लियस के अंदर फॉल कर जाएगा और जो एटम है वो कोलैप्स हो जाएगा। ये उसका डिफेक्ट था, ठीक है? लेकिन जो बोहर्स था उसने ये कहा था कि एटम शुड एग्जिस्ट, क्योंकि उसने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी फिक्स्ड एनर्जी है, वो फिक्स्ड ऑर्बिट्स में मूव कर रहे हैं, तो इसलिए किसी भी इलेक्ट्रॉन की जो है एनर्जी को कम होने के या ख़त्म होने के चांसेस नहीं हैं, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो उसकी जो एनर्जी है वो कम होती जाएगी तो वो उसके न्यूक्लियस में गिरने के चांसेस ज़्यादा होंगे। इसलिए उसने अपनी बेस ही फिक्स्ड एनर्जी के कॉन्सेप्ट को बनाया था। डेट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। आई होप बच्चों आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी। सो फिर भी अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट या कोई भी एक पॉइंट रहता है तो यू मे आस्क मी इन द क्लास। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।